Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is homeostasis. Homeostasis is the combination of two words homeo and stasis. Homeo originate हुआ है home से. Homeo originate from home and stasis mean to maintain, to stable, to maintain. और इसका दूसरा मतलब हमारे पास बन सकता है होम्यो का मतलब होता है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है मेंटेन करना या स्टैटिक जिसे हम कहते हैं एक ही पोजीशन में रहना उसको मेंटेन करना। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन हमारे पास है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। देखिए प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट कौन से इन्वायरमेंट की बात हो रही है? सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट की बात हो रही है। फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस कहते हैं तब्दीली को और हार्म्स कहते हैं नुकसानात को। इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है जो कि उसका इंटरनल इन्वायरमेंट है और बाहर अगर देखा जाए तो वो उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। अब बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं विद रिस्पेक्ट टू विद अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं, ऐसी चेंजेस आती हैं जो कि हमारी बॉडी जो है उसको बर्दाश्त करती है और बाज़ औक़ात ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए जो है वो नुकसानदेह होती हैं। इसलिए हमारी बॉडी कोशिश करती है कि उसको मेंटेन किया जा सके, किसी हद तक उसको ओवरकम किया जा सके। तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है हर चीज़ को एक मेंटेनेंस में रखना, चाहे वो टेम्परेचर की बात हो रही हो, चाहे वो ग्लूकोज के लेवल की बात हो रही हो या हमारे बॉडी के फ्लूइड्स की बात हो रही हो। तो बॉडी का मेन पर्पस होता है उसको हर चीज़ को मेंटेन रखना, उसको स्टेबल रखना। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट मीन्स हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना हमारे पास क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। और अगर उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन आएगी, कोई तब्दीली आएगी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से, तो उसको मेंटेन करना, उसको रेगुलेट करना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। नेक्स्ट हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें, इम्पोर्टेंस मीन उसकी अहमियत क्या है, होम्योस्टेसिस क्यों इम्पोर्टेंट है। तो होम्योस्टेसिस में एक हम लाइन देखते हैं जिसके बारे में इसको डिस्कस करते हैं। कीप इंटरनल फ्लक्चुएशंस विद अ नैरो रेंज एज कंपेयर टू वाइड एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस। कह रहा है कि हमने जो बॉडी की फ्लक्चुएशंस हैं, बॉडी की जो तब्दीलियां हैं, कोशिश करनी है कि वो कम से कम हो, फ्लक्चुएशन कम से कम आए। अगर फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होंगी तो बॉडी के लिए उसको ओवरकम करना ज़्यादा मुश्किल होगा, ज़्यादा जो है वो परेशानी का बायस होगा। इसलिए कोशिश करती है बॉडी के जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो स्टेबल रहे, उसमें ज़्यादा तब्दीलियां ना आए। तो कीप इंटरनल फ्लक्चुएशंस विद अ नैरो रेंज। नैरो किसे कहते हैं? तंग को। तंग मीन यहाँ पर बायो की टर्म में नैरो रेंज का मतलब होगा कि लिमिटेड रेंज में आए, कम से कम हो, एज कंपेयर टू वाइडर एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस। देखिए अगर फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो जाएगी, अगर वाइडर एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन होगी तो उसको ओवरकम करना भी बॉडी के लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड में आपको एक जो है वो पॉइंट बता दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, आपको ये बता दिया जाता है कि ये आपका फिक्स पॉइंट है ए, इसको ही आपने टच करना है, इसी पॉइंट ए को आपने हिट करना है। तो आप कोशिश करते हैं उसको निशाना लगाने की, उसको हिट करने की, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम जो है उसको जितनी बार निशाना लगाएं वो एग्जैक्ट एक ही पॉइंट पर जाकर लगे। लेकिन अगर हमें एक रेंज डिफाइन कर दी जाएगी, एक रेंज हमें दे दी जाएगी कि आपने इस रेंज के अंदर ही रहना है, इस रेंज के अंदर आप जहाँ पर मर्जी मूव कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू कि एक फ़िक्स पॉइंट जो है वो हमें दे दिया जाए। इसलिए जो है वो बॉडी भी तकरीबन यही काम करती है
कि हमें जो फिक्स पॉइंट होता है उसको स्टेबल करना होता है, फिक्स पॉइंट को स्टेबल करना है। हमारी बॉडी के अंदर एक रेंज होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो हमारी बॉडी का जो सेट पॉइंट है टेम्परेचर वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये एक सेट पॉइंट है, बॉडी ने इस टेम्परेचर को मेंटेन करना है। और अगर कम से कम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर रेंज होती है 36 से 38 डिग्री सेल्सियस। मीन मिनिमम होगा तो 36 और मैक्सिमम होगा तो 38। इतना टेम्परेचर की जो रेंज होगी, इतने टेम्परेचर की रेंज को हमारी बॉडी जो है वो बियर कर सकती है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगा या इससे कम होगा, इससे वाइडर रेंज अगर हो जाएगी, इससे ज़्यादा हो जाएगी तो वो बॉडी के लिए प्रॉब्लम कॉज करेगी। लेकिन अगर ये वाली नैरो रेंज रहेगी, 36 से 38 के दरमियान में रेंज रहेगी, तो बॉडी के लिए उसको ओवरकम करना थोड़ा आसान होगा। नेक्स्ट जो है इसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। होम्योस्टेसिस के अंदर हम कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारे होम्योस्टेसिस के अंदर, वो है उसका बॉडी का टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन टारगेट होता है हमारे जिस्म का, हमारी बॉडी का। अगर सेल के हमारे पास अगर टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर के अंदर जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्म का मतलब होता है हीट, हीट को रेगुलेट करना। थर्म मीन हीट, रेगुलेशन मीन टू रेगुलेट। तो हमने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है, बॉडी के टेम्परेचर की मेंटेनेंस की यहाँ पर बात हो रही है, तो उसके लिए स्पेसिफिक हम टर्म यूज़ करते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, मेंटेन ऑफ टेम्परेचर विद इन टॉलरेबल रेंज। उस रेंज का भी उसने ख्याल रखना है कि जिस रेंज तक बॉडी जो है वो टेम्परेचर को बियर कर सकती है। वो हम पीछे बात कर चुके हैं कि 36 से 38 के दरमियान की फ्लक्चुएशन को बॉडी जो है वो बियर कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर रिमूवल जो होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है स्पेसिफिक बायो के अंदर वो होती है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है कि बॉडी का जो एक्सक्रीटा है उसको हमने बॉडी से बाहर रिमूव करना है। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, यहाँ पर वेस्ट मटेरियल स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल की हम बात करते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल उसको बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है थ्रू एक्सक्रीशन। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट है ओस्मो रेगुलेशन, मींस वाटर और सल्यूट को मेंटेन करना। ओस्मो रेगुलेशन को अगर हम डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से बनता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर प्लस सल्यूट। जहां पर भी ओस्मो रेगुलेशन की बात हो आपने समझ जाना है कि यहाँ पर बात हो रही है वाटर और सल्यूट के मेंटेनेंस की बात हो रही है। वाटर को और सल्यूट को यहाँ पर जो है वो मेंटेन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर कुछ कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं जो कि वर्क कर रहे होते हैं। कंट्रोल सिस्टम्स का काम क्या होता है, बॉडी को हर, जैसे हमने होम्योस्टेसिस का शुरू में ही बात की है कि होम्योस्टेसिस का काम क्या है, हर चीज़ को एक स्टेबल पॉइंट में रखना, हर चीज़ को मेंटेनेंस में रखना। तो इसी तरह से बॉडी के अंदर कुछ कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं। तो जो कंट्रोल सिस्टम, मेजर कंट्रोल सिस्टम है हमारे पास, कुछ फिजिकल कंट्रोल सिस्टम होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम होते हैं। बायो के अंदर हम फिजिकल कंट्रोल सिस्टम और बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर तीन मेजर कंट्रोल सिस्टम्स हैं जो कि बॉडी को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करते हैं। सबसे पहला जो कंट्रोल सिस्टम है वो है हमारे पास रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या काम करता है, रिसेप्टर रिसीवर का काम करता है। ये डिटेक्ट करता है बॉडी के अंदर किसी भी आने वाली चेंज को डिटेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर हम जो टेम्परेचर को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो रिसेप्टर जो है वो बॉडी के अंदर आने वाले सबसे पहले जो चेंज आता है उसको डिटेक्ट करता है टेम्परेचर के
चेंज को, टेम्परेचर की रेगुलेशन को डिटेक्ट कर लेता है सबसे पहले। उसके बाद सेकेंड जो हमारे पास कंट्रोल सिस्टम है वो है कंट्रोल सिस्टम, जो कि रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स करता है किस पर रिस्पॉन्स करता है? ये प्रिपेयर करता है रिस्पॉन्स को प्रिपेयर करता है फॉर इफेक्टर। इसने क्या करना है? कंट्रोल सिस्टम ने रिसेप्टर से पैगाम लेकर इफेक्टर तक पहुंचाना है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, अब इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो वो कौन करता है? वो हमारे इफेक्टर्स करते हैं। इफेक्टर क्या करता है? वहाँ से रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है, कंट्रोल सिस्टम से रिस्पॉन्स को रिसीव करता है और फिर आगे जो है उस रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है। जो भी उसके डिटेक्शन के नतीजे में जो भी रिजल्ट आए उसको आगे रिस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट हम अगर एग्जाम्पल से इसको जो है वो वाजिया करें, इस एग्जाम्पल को जिसको हम पढ़ रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है थर्मोमीटर की। थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर ऐसा एक आला है, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि डॉक्टर्स या कोई भी हम घरों में भी आमतौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं बॉडी का टेम्परेचर को चेक करने के लिए। तो थर्मोमीटर क्या करता है? थर्म मीन हीट, हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है थर्मोमीटर। फीवर के दौरान हम इसको यूज़ करते हैं मोस्टली बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए। तो थर्मोमीटर क्या करता है? ये मॉनिटर करता है टेम्परेचर को। तो हम इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी एक थर्मोमीटर होता है जो कि मॉनिटर करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मॉनिटर करता है। सबसे पहले वो मॉनिटर करेगा, वो डिटेक्ट करेगा वहाँ पर चेंज को। उसके बाद वो सिग्नल सेंड करेगा कंट्रोल सेंटर को। सबसे पहले क्या कर रहा है वो? उसने डिटेक्शन की, फिर उसने सिग्नल सेंड किया किसको? कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर हमारा क्या है? यहाँ पर सबसे पहले रिसेप्टर को एक सिग्नल जाएगा कि बॉडी के अंदर जो चेंज आ रही है, चाहे वो हीट की फॉर्म में है चाहे वो कोल्ड की फॉर्म में है, तो पहले सिग्नल जाएगा कंट्रोल सेंटर के पास, फिर कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? एक्शन लेगा, टेक एक्शन। और फिर कंट्रोल सेंटर जब एक्शन लेगा, एक्शन दो सूरतों में हो सकता है, या तो वो हीटर को ऑन कर देगा या फिर वो कूलिंग यूनिट्स को ऑन कर देगा अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। जिस तरह का रिस्पॉन्स होगा, जिस तरह का उसको मैसेज रिसीव होगा कि हीटर को ऑन करना है या कूलिंग यूनिट्स को ऑन करना है, फिर उसके बाद वो रिस्पॉन्स करता है कि अगर हीटर को ऑन करेगा तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज होना शुरू हो जाएगा, और अगर वो कूलिंग यूनिट्स को ऑन करेगा तो इसका मतलब है उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से उसके रिस्पॉन्स के नतीजे में वो रिस्पॉन्स करता है ड्रॉप और राइज टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सेट पॉइंट। जितना हमारी बॉडी का रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उसके मुताबिक बॉडी को सेट किया जाता है, टेम्परेचर को सेट किया जाता है। तो डिटेक्शन ऑफ चेंज, सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स, रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सिस्टम इज अ फीडबैक। इस सारे प्रोसेस को, ये जो सारा प्रोसेस हमने ऊपर डिस्कस किया, थर्मोमीटर का जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया, इसका मतलब है कि जब चेंज को डिटेक्ट किया जाता है और वहाँ से सिग्नल सेंड किए जाते हैं इफेक्टर्स को कि वो रिस्पॉन्स करे, हीटर को ऑन करना है या कूलिंग यूनिट्स को ऑन करना है, उस रिस्पॉन्स के नतीजे में जो कंट्रोल सिस्टम आता है उसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा समअप करते हैं। आज के टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर और इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मीन्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के से नुकसान जो हो रहे हैं उसके नतीजे में आने वाली तब्दीलियों को बॉडी ने ओवरकम करना है। इस प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। उसके बाद हमने इसकी इंपॉर्टेंस की बात की कि जितनी कम फ्लक्चुएशंस आएंगी उतना ही बॉडी के लिए ओवरकम करना आसान होगा। जितनी ज़्यादा वाइडर रेंज की जो है वो फ्लक्चुएशंस आएंगी उतना ही बॉडी के लिए उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, ओवरकम करना मुश्किल हो जाएगा। फिर हमने कंपोनेंट्स की बात की जो कि मेजर कंपोनेंट्स हैं, टेम्परेचर, वेस्ट मटेरियल और वाटर और सॉल्यूट की मेंटेनेंस की बात की। फिर हमने कंट्रोल सिस्टम्स की बात की कि फिजिकल कंट्रोल सिस्टम और बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम क्या है। हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स हैं
कंट्रोल सिस्टम है, इफेक्टर्स हैं जो कि बॉडी के अंदर आने वाली किसी भी चेंज को डिटेक्ट करते हैं और कंट्रोल सेंटर को मैसेज सेंड करते हैं। उसके नतीजे में हीटर या कूलिंग यूनिट्स को ऑन किया जाता है और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ हमने एग्जांपल के तौर पर टेम्परेचर की बात की है, लेकिन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनको रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है। तो लाजमी नहीं है सिर्फ यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर को ही मेंटेन करेगी, इसके अलावा भी हर चीज़ की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना होम्योस्टेसिस कहलाता है। वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हो सकती है, वो इंसुलिन की कंसंट्रेशन हो सकती है, वो ग्लूकागॉन की कंसंट्रेशन हो सकती है, वो बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है। तो इस तरह से हर चीज़ को मेंटेन करना, हर चीज़ को रेगुलेट करना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।